नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग फॉस्फोरस एसिड्स इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इनका नेम मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, फॉर्मूला ही दिया हुआ है हमें ऑप्शंस में, तो हम फॉर्मूले से ही कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसके बाद में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यानी कि 3 के साथ में हमारे पास में H3 के साथ में 3 के साथ में हमें ऑक्सीजन लग जाएगा। एक ऑक्सीजन फॉस्फोरस से डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएगा, एक ऑक्सीजन फॉस्फोरस से डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएगा। 2 हमारे पास में हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में रहेंगे, एक हाइड्रोजन जो है वो विदाउट ऑक्सीजन रहेगा। फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। 3 हाइड्रोजन है पर एक के पास में ऑक्सीजन रहेगी, 2 जो है विदाउट ऑक्सीजन रहेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉस्फोरस को x रख लेंगे, हाइड्रोजन के लिए +1 यूज़ करेंगे और ऑक्सीजन के लिए -2 यूज़ करेंगे वैलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो इस एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हाई है उसकी एसिडिटी हाई हो जाएगी, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है उसकी एसिडिटी हाई हो जाएगी। इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नहीं तो सिंपलेस्ट मेथड ये होता है कि हम देख लेते हैं कितने जो है कितनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स हैं जो कि रिप्लेस हो सकती हैं, 3 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है ये। तो ये ट्राई बेसिक है, इसके पास में 2 हाइड्रोजन है रिप्लेसेबल, तो ये डाई बेसिक है, और ये जो है ये मोनो बेसिक है। एसिडिटी मतलब कौन ज़्यादा H पॉजिटिव डोनेट करेगा, ये सब 3 हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। आफ्टर दैट ये, उसके बाद में ये हो जाएगा, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों मेथड से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर बनाना आता है तो इसलिए देख सकते हैं कितनी वो H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है। जो ज़्यादा H पॉजिटिव डोनेट करेगा वो ज़्यादा एसिडिक होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर जिसका हाई होता है वो भी ज़्यादा एसिडिक होता है। दोनों ही मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एल्कली मेटल्स हैव एन आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एल्कली मेटल्स की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है? NS1 होता है उनकी आउटर ऑर्बिटल में। फर्स्ट ग्रुप 1 में बिलोंग होते हैं। एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 में होते हैं। ग्रुप 1 मीन्स 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 87 बिलोंग्स टू S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। टोटल हमारे पास में 4 ब्लॉक्स होते हैं SPD, 7 हमारे पास में पीरियड्स होते हैं और 18 हमारे पास में ग्रुप्स होते हैं। हमारा 18th ग्रुप जो है जिसमें नोबल गैसेज होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। एटॉमिक नंबर देखते हैं 2, 10, 18, 36, 54, 86। ग्रुप 18 का 86 है। उसके बाद में ग्रुप 18 के बाद में ग्रुप 1 आ जाएगा। ग्रुप 1 में S ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, एल्कली और अल्काइन अर्थ मेटल। ये 7th ग्रुप में है, ये 6th ग्रुप में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप में है। 6 के बाद में हमारा 6th पीरियड में हमारा रेडॉन आ रहा है। 6th पीरियड के बाद में हमारा 7th पीरियड स्टार्ट होगा, और 7th पीरियड के अंदर में सबसे पहले S ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएंगे ग्रुप 1 में। तो हमारा 87 जो है वो ग्रुप 1 को बिलोंग करेगा, ग्रुप 1 को बिलोंग करेगा। ग्रुप 1 जो है वो S ब्लॉक में आता है। S ब्लॉक में हमारे आ जाते हैं एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल। S ब्लॉक के अंदर में आ जाएगा हमारा 87, जो कि रेडॉन के बाद में आएगा। रेडॉन जो है वो 6th पीरियड में है। 7th पीरियड में फर्स्ट जो हो जाएगा ग्रुप 1 में वो हमारा हो जाएगा एटॉमिक नंबर 87, जो कि फ्रांसियम का है। ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड बताना क्या है। ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड का सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। फॉस्फोरस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 इसके पास में हाइड्रोजन है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो ये ट्राई बेसिक हो जाएगा। उसके बाद में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटाफ्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट। बिस्मथ, आर्सेनिक, फॉस्फोरस और एंटीमनी। ये ग्रुप 15 को बिलोंग करते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। हमें फॉस्फोरस दिया हुआ है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ दिया है। डाउन द ग्रुप जैसे हम जाते हैं साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है। साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है, आयनाइजेशन एनर्जी लो हो जाएगी। पर यहाँ पे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट को भी माइंड में रखेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये बोलता है कि जो हमारी इंटरवीनिंग d ऑर्बिटल्स होती हैं, d ऑर्बिटल्स जो होती हैं उनका जो है
डी ऑर्बिटल के केस में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं न्यूक्लियस से। तो ये जो है ये ईजिली बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो हमारा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोर स्टेबल हो जाता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मोर स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हमारे डी ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये आउटर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इनका इन तक नहीं पहुंच पाता, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसका आंसर बिस्मथ हो जाएगा। बिस्मथ के केस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। इसमें +5 जो है वो स्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट में हमसे पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन द कॉन्जुगेट पेयर इज, कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में बात कर रहा है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका वीक कॉन्जुगेट बेस होता है, और जो वीक कॉन्जुगेट बेस होता है उसका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो हमसे पूछा गया है कि वीक एसिड जो है उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होता है। यहाँ पे ये एसिड है और ये बेस है, ये एसिड की तरह काम कर रहा है और ये बेस की तरह काम कर रहा है। तो अगर ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट जो बनेगा वो वीक होगा, अगर ये बेस है इसका कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। वीक एसिड है एसिटिक एसिड, तो वीक एसिड के केस में स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनता है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस यानी कि एसिटिक एसिड और एसिटेटाइन, इसका आंसर डी हो जाएगा। एसिड जो होता है वो H पॉजिटिव देता है और कॉन्जुगेट एसिड जो होता है वो एक्सेप्ट करता है। उसी तरीके से कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो OH नेगेटिव जो है वो, ये हमारे पास में एसिड है, एसिड जो है H पॉजिटिव देगा, तो हमारे पास में ये जो बनेगा ये हमारा कॉन्जुगेट बेस बनेगा, और ये कॉन्जुगेट बेस जो है ये स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो H पॉजिटिव देता है और कॉन्जुगेट एसिड जो होता है वो H पॉजिटिव लेता है। कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है। अगर वो H पॉजिटिव डोनेट करता है, यानी कि अगर वो H पॉजिटिव नहीं दे, अगर वो H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। अपोजिट होते हैं ये, मतलब एसिड H पॉजिटिव देगा तो कॉन्जुगेट एसिड एक्सेप्ट करेगा, बेस एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्जुगेट बेस जो है वो डोनेट करेगा। वीक एसिड है तो इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस जो है वो ये हो जाएगा, जो कि कॉन्जुगेट बेस है, यानी कि वो डोनेट कर सकता है, इसने H पॉजिटिव डोनेट कर रखा है अपना। इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। pKa जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है। अगर जैसे जैसे हमारा pKa की वैल्यू इंक्रीज़ होती है इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। इन्वर्स रिलेशन है दोनों के बीच में, दोनों के बीच में जो है इन्वर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। इन्वर्स रिलेशनशिप होगी दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होगी। pKa की वैल्यू अगर इंक्रीज़ करेगी तो Ka की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करेगी। एक क्वेश्चन हमसे बॉर्डर लाइन बेस के बारे में भी पूछा हुआ है। तो ये तो हमारे हार्ड बेस के एग्जाम्पल हैं। एमोनिया, नाइट्रेट और हाइड्राजाइन हार्ड बेस हैं, तो ये हमारा बॉर्डर लाइन हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है वो बॉर्डर लाइन हो जाएगा, नाइट्रोजन जो है वो बॉर्डर लाइन बेस हो जाएगा। और अमोनिया, नाइट्रेट और हाइड्राजाइन जो है ये हार्ड बेस हैं। हार्ड बेस मीन्स लुईस बेस हैं ये। इनके पास में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, और ये नॉट पोलराइजेबल हैं। ये जो है ईजिली से पोलराइजेबल नहीं होते हैं।